बस यही सोच के हर मुश्किलों से लड़ता आया हूं कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। देखिए बच्चों, मुश्किल हर तरह की आती है, हर तरह की मुश्किल का आप बच्चे सामना करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रख लें कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। और इसी बात को और इसी जुझारूपन को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है कि डिफरेंट चैप्टर्स को आप 2 घंटे में या 1 घंटे में या कुछ समय में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आज बारी है क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। आप किस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे। देखिए, जहां तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शब्द का मीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relation with electricity and chemical change। हमारे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ये बताती है कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज कराया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक ऐसी ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज के बीच में हमें रिलेशन बताती है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको कंडक्टर की डेफिनेशन को सीखना होगा। कंडक्टर आप जब से साइंस पढ़ते हैं तभी से ऑलमोस्ट कंडक्टर की डेफिनेशन आप जानते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। ये 2 तरह का, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक होता है जिसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर यानी मेटेलिक कंडक्टर, जहां कंडक्टिंग एजेंसीज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट, फ्री मूविंग, और यहां कंडक्टिंग एजेंसी आयंस होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कौन बेटर है, जहां फास्ट कंडक्टिंग एजेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आर ऑलवेज बेटर कंडक्टर। इसके बाद आपको जानना है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। तो पहला फैक्टर आपको क्लियर होना चाहिए, टाइप ऑफ कंडक्टर, किस तरह का कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रोलिटिक है। इलेक्ट्रॉनिक होगा तो ऑलरेडी फास्ट होगा। सेकेंड फैक्टर आपको करना है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी अगर इलेक्ट्रोलिटिक है, सॉल्यूशन है, लिक्विड मीडियम है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बेटर कंडक्टर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बेटर कंडक्टर नहीं होगा। इसी सीक्वेंस में फैक्टर अगर ध्यान रखेंगे कभी गलती नहीं करेंगे। फैक्टर जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, उन्हें किस सीक्वेंस में अप्लाई करना है ये स्मार्ट मूव होता है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये पहचान लिए। इसके बाद आपको देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल, कितने आयन प्रेजेंट है। NaCl जब टूटता है 2 आयन देता है, MgCl2 टूटता है तो 3 पार्टिकल देता है। तो बेटर कंडक्टर कौन होगा, जहां ज्यादा पार्टिकल कंडक्शन के लिए होंगे। भाई, जहां जिस टीम में ज्यादा आदमी सामान लेके जा सकते हैं वही ज्यादा बेटर कंडक्टर होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं उसे बेटर कंडक्टर कहा जाएगा। अगर आपका डिसीजन यहां से भी नहीं हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, एटसेट्रा, तो अगला फैक्टर आपको देखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सोच के देखें, एक कमरे में बहुत सारे आदमी हैं और आपको वहां से जाना है। अगर बहुत ज्यादा आदमी होंगे तो आपके चलने में हिंड्रेंस होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आप आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन से more is the concentration, lesser will be the mobility।
और मोबिलिटी अगर कम होगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगर मोलैरिटी ज्यादा है तो वहां कंडक्टिविटी कम होगी। और इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए, साइज का फैक्टर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से भी डिसीजन ना हो तो आप साइज को समझेंगे। साइज को आपने दो तरीके से पढ़ना है। नॉन एक्वस मीडियम में साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अगर वाटर नहीं है तो जिसका साइज छोटा है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तेजी से भागेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो नॉन एक्वस मीडियम इनवर्सली, और अगर आपको एक्वस मीडियम में दिया जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अगर आपसे कहा NaCl एक्वस, KCl एक्वस, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? एक्वस मीडियम में जिसका साइज बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यहां से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब जब आप फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी पढ़ेंगे हमेशा इस सीक्वेंस में करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, आपसे पूछा जाए सोडियम और सोडियम क्लोराइड में से कौन बेटर कंडक्टर है? सोडियम मेटल है, जितने भी मेटल वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कंपाउंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब हमें ध्यान रखना है हमेशा मेटेलिक कंडक्टर ही सबसे बेस्ट होता है, तो जवाब हो गया NaCl। अगर हमसे पूछा गया CH3COH और NaCl कौन बेटर है, पहला फैक्टर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनमें से कोई भी मेटल नहीं है, कंपाउंड है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं। किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटर कंडक्टर होगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया गया NaCl MgCl2 तो हम समझ पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इससे अप्लाई नहीं होगा। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इससे भी अप्लाई नहीं होगा। फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है MgCl2, ये हमारा बेटर कंडक्टर रहेगा। ऐसा इस तरह से कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, इस तरह से चीजों को याद रखना है। फिर आपको कंडक्टिविटी और इसकी टाइप के बारे में याद रखना है। तीन तरह से कंडक्टिविटी को पढ़ना है। पहली है जिसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाएगा, दूसरी को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाएगा और तीसरी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के नाम से पहचाना जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मीनिंग है कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन का 1 cc वॉल्यूम लिया, उसमें जो भी कंडक्टेंस है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा। स्मॉल k या कप्पा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। L/A को हम सेल कांस्टेंट के नाम से भी पहचानते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन, और इसका फार्मूला याद रखना। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि हमने अपने सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने के बाद जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाएगा। यहां अमाउंट फिक्स है 1 मोल, यहां अमाउंट नहीं था कुछ भी, वॉल्यूम फिक्स था 1 cc। इसे रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब अगर आपके सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अमाउंट कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाएगा और इसका सिंबल हो गया, फॉर्मूला हो गया K इंटू 1000/N। K क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हमेशा इसे इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पहले, इसकी हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी, इसकी हेल्प से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट याद रखनी है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स।
या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं। इसकी यूनिट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। इसकी यूनिट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरह से गौर करने लायक चीज है। ये इनकी यूनिट्स और इनके फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब मैं यहां आपसे यही कहूंगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इन तीनों के बेसिस में हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से ट्राई कर लेने हैं। और मेरा एक क्वेश्चन आपने जवाब देना है। क्वेश्चन बोलता हूं, ध्यान से लिख लीजिएगा। What will be the effect of dilution on specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity? यानी अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो तीनों तरह की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा कंडक्टिविटी का पोर्शन, ये स्टेप वाइज मैनर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार करने के लिए। अगली चीज आपको जो याद करनी है वो है कोलराश लॉ। कोलराश लॉ आपको आना चाहिए। कोलराश लॉ की सिंपल डेफिनेशन जो आपको समझनी होगी वो ये कहती है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। कोलराश लॉ सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एप्लीकेबल है, यानी जब बहुत ज्यादा पानी मिला दिया आपने उस वक्त ये एप्लीकेबल है। और ये कहता है किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके आयंस की कंडक्टिविटी का सम होती है। जैसे कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी कंडक्टिविटी आयंस की कंडक्टिविटी का सम होगी। एक और एक्सप्रेशन अगर MgCl2 के बारे में कहें, सो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन 2 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इस तरह से MgCl2 के बारे में हम बता सकते हैं। कोलराश लॉ के भी एनसीईआरटी बेसिस के सभी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेने चाहिए। कोई रेफरेंस बुक है तो वहां से भी आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान से न्यूमेरिकल इसके रहेंगे। तो ये रहा हमारा कोलराश लॉ जो आपसे हो जाना चाहिए। अगली चीज आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम आपको याद करना है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन याद करना है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में मेजर किया जाता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जिस सीक्वेंस में अरेंज करते हैं उसे ईएमएफ सीरीज कहा जाता है। ईएमएफ सीरीज के बेसिस पे भी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इसके बाद उन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए। तो इतना टॉपिक करने में 1 आवर का वक्त जरूर लगेगा अगर ढंग से एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ सीरीज को अगर आप थोड़ा फास्टली रिवाइज करेंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर उसे कर पाएंगे। जब ये टॉपिक हो जाए तो आपने नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ना है। नर्नस्ट इक्वेशन आपको याद हो, नर्नस्ट इक्वेशन अगर कहा जाए इसका मतलब है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन के बेसिस पे एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट दिए गए हैं। इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको वो सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। ये है एन फैक्टर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन क्या चेंज होता है, ये आपको अच्छे से याद आना चाहिए। इसके अलावा आपको डेल्टा जी के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जिसका ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। डेल्टा जी नॉट का मतलब हुआ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इसे यूजफुल वर्क डन के नाम से भी पहचाना जाता है, ध्यान रखना।
एक और रिलेशन आपको जो ध्यान रखना है 2.303 RT log KC। इन तीन रिलेशन के बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल होने चाहिए। केसी है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको ईएमएफ ऑफ सेल, डेल्टा जी नॉट यानी वर्क डन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए, इसको याद रखना। फिर बचा आपके पास टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का। आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सॉल्यूशन का कैटायन कहां जाएगा, एनायन कहां जाएगा। कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। आपने इसको करना है और एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आपने उन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, याद करना है, अच्छे से क्रैम करना है। क्रैमिंग भी हमारी लर्निंग का पार्ट होता है। क्रैम करेंगे तो भी उसको अच्छे से हम लिख पाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको लास्ट में फ्यूल सेल की रिएक्शन। फ्यूल सेल एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल होते हुए भी बार बार पूछा गया है। फ्यूल सेल क्या चीज है और उसकी रिएक्शन क्या है, ये याद करनी चाहिए। और कोरोजन के अंदर आपको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन याद करना चाहिए। बैटरीज के अंदर मैं कहूंगा आप लेड बैटरीज की रिएक्शन ऑफ चार्जिंग, रिचार्जिंग वगैरह इसे बहुत अच्छे से याद करें। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एक बड़ा चैप्टर है जिसका डर बच्चों के मन में बना रहता है, आप कम से कम समय में और इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद बहुत आसानी से कर पाएंगे। इतनी मोटी मोटी बुक्स के अंदर इतना बड़ा बड़ा चैप्टर दिखाया जाता है, लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सीक्वेंस को फॉलो करें और ध्यान रखें, ढूंढोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे। चलने की तैयारी करें, चलें, पढ़ें। जिस चीज से डर लगता है उसको सबसे पहले करें। अगर उसको सबसे पहले कर लिया फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाएगी। सो इस तरह से आप देखते रहिए। ऐसे ही आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर और भी चैप्टर्स के बारे में बात की जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते रहिए।